नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस बीच में शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। आगे आने वाले समय में भी मुझे शादी ब्याह के सिलसिले में 2-1 दिन बाहर जाना पड़ सकता है। नाराज़ होते हैं लोग, कमेंट करते हैं, आपने भी कमेंट देखे होंगे। बहरहाल जो जितना ज़रूरी है उतने के लिए ही मैं आपसे दूर होता हूँ और फिर आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ। आज का वाकया है उत्तर प्रदेश का, जिला है बांदा। तारीख थी 10 नवंबर 2024। थाना कोतवाली में एक लड़का शिवम उपस्थित हुआ और उसने बताया कि मेरी बहन सोनाली, जिसकी उम्र 22 साल है और जो प्रयागराज में बैंक की तैयारी के सिलसिले में कोचिंग में पढ़ती थी, 25 अक्टूबर से हम लोग उससे कॉल पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ चैट पर बात कर रही है। कॉल न तो रिसीव करती है, न अपनी तरफ से करती है। और जब उसे बताया गया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और व्हाट्सएप पर आप पिताजी से बात कर लीजिए, तब भी उसने कॉल नहीं की। हर बात का जवाब वो चैट पर दे रही है। हम लोगों ने भी ऐसे सवाल करने शुरू किए जिससे ये पता लगे कि वो बात कर रही है या दूसरा कोई बात कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये चैट भी हमारी बहन यूज़ नहीं कर रही है और हमें अपनी बहन के साथ हुई किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। पुलिस ने फौरन सारी डिटेल नोट करके और उसकी गुमशुदगी लिख ली। पुलिस ने और छोटे मोटे थोड़े सवाल उससे किए तो उसने बताया कि साहब वो मेरे पिताजी की, शिवम जो उसका गुमशुदा लड़की का भाई था, उसने बताया कि मेरे पिता की एक ट्रेडर्स शॉप है बांदा शहर में। 3 साल पहले मेरी बहन सोनाली ने बीकॉम जब कर लिया तो वो कानपुर चली गई, जहां वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। बेसिकली कानपुर वो गई बीकॉम करने के लिए, इंटरमीडिएट करने के बाद। वहां पर वो कृष्णा नगर में शेखर शुक्ला के पीजी हॉस्टल में रहती थी। धीरे धीरे शेखर शुक्ला से उसकी नज़दीकी होने लगी। ये बात उसने फ़ोन पर घर के सभी लोगों को बताई कि वो कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद बीकॉम अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद वो बैंक की तैयारी के लिए प्रयागराज चली आई। वो ये भी बताया करती थी कि शेखर शुक्ला मिलने के लिए कभी कभार बांदा से प्रयागराज भी आते हैं और उसके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और शॉपिंग में जो कुछ भी उसकी ज़रूरत है वो शॉपिंग कराते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। शेखर ने शिवम ने ये बात बताई कि लेकिन ये सारी बातें वो माँ को और मुझको बताया करती थी। उसने ये बताया कि दशहरे पर सोनाली घर आई थी और दशहरा ख़त्म होने के बाद 18 अक्टूबर को मैंने उसे प्रयागराज जाने वाली बस पर बिठा दिया था और 25 अक्टूबर तक उसकी घर वालों से बातचीत होती रही। लेकिन 25 अक्टूबर की शाम के बाद अचानक उसका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन नहीं बंद हुआ, फ़ोन करना उसने बंद कर दिया। चैट पर 25 तारीख की रात में बात हुई। बड़ा स्वाभाविक सा लगा कि वहां गई है पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ रही होगी, डिस्कशन कर रही होगी, इसलिए वो कॉल पर बात नहीं कर रही होगी। 1-2 दिन तक लगातार उसने व्हाट्सएप पर ही बात की। थोड़ा शंका तो हुई, लेकिन वो हर बार यही कहती थी कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, कॉल मत करिए, जो कहना हो व्हाट्सएप पर करिए, मैं जवाब दे दूंगी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है।
लेकिन 3 दिन बाद घर वालों ने जिद करनी शुरू की कि भाई ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रही हो, अभी तक भी पढ़ाई कर रही थी, 4 दिन में ऐसी कौन सी पढ़ाई शुरू हो गई तुम्हारी कि तुम कॉल पर बात नहीं कर रही हो, वीडियो कॉल करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। लेकिन उसने वीडियो कॉल नहीं की और उसका जवाब दिया कि मैं पढ़ रही हूँ और तुमको जो कहना हो वो चैट पर कहो, मैं जवाब दूंगी। अब परेशानी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी और 5 दिन बाद बेटे शिवम ने कहा कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम उनसे बात कर लो, हम फोन मिलाते हैं, तुम उनसे बात कर लो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन फिर यही बात की गई और अब की बार घर वालों ने जिद की कि वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पर तुम पिताजी से बात करो, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। कभी कभार फिर बंद हो जाता था मोबाइल फोन, लेकिन जब खुलता था तो उस तरफ से भी वो मैसेज कर देती थी, बताओ सब ठीक है, पिताजी की तबीयत कैसी है। जवाब जब तक कोई देता था फिर वो बंद हो जाता था, कॉल व्हाट्सएप बंद हो जाता था और मोबाइल भी बंद हो जाता था। ये पता करने के लिए कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, परिवार के लोग प्रयागराज उस हॉस्टल में पहुंचे जहां वो रहती थी। वहां ये बताया गया कि वो अब तक हॉस्टल लौटी ही नहीं है। हॉस्टल में उसके कमरे में बाहर से ताला बंद है। ये भी बताया गया कि वो अंतिम बार 25 तारीख को ही देखी गई थी, उसके बाद वो चली गई थी और आज तक नहीं लौटी। करीब 18 दिन हो गए थे। अब घर वालों को और ज्यादा शंका होने लगी। अगल बगल पड़ोसियों से बात की, कहीं कुछ पता नहीं लगा। 10 तारीख को परिवार वाले सब भाग के वापस बांदा गए और भाई उसका शिवम परिवार वालों को लेकर थाने पर पहुंचा। थाने पर उसने उसकी गुमशुदगी लिखवाई और पूरी बात बताई। साथ में ये भी बताया कि शेखर शुक्ला नाम का एक कानपुर के कृष्णा नगर में, जहां इसने बीकॉम 3 साल किया था, वहां वो हॉस्टल शेखर शुक्ला का था, वहीं वो रहा करती थी और शेखर शुक्ला उससे मिलने जुलने भी आया जाया करता था। खैर 10 नवंबर को पुलिस ने रेंज में, जोन में, सब जगह ये सूचना भिजवाई कि इस हुलिया की लड़की है। अगर कहीं किसी तरह की अज्ञात लाश मिली हो या कहीं इंजर्ड हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो इसकी सूचना दी जाए। 12 नवंबर को उरई पुलिस ने यह बताया कि 25 अक्टूबर की रात उन्हें हाईवे के किनारे एक युवती की लाश बरामद हुई थी और हुलिया भी लगभग ऐसा ही था। लेकिन 72 घंटों तक पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद 72 घंटों तक वेट करने के बाद जब लाश का कोई मालिक या उसको पूछने वाला कोई नहीं आया, तो उसका लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बांदा की पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी जो थाने पर रहती है उसको व्हाट्सएप कर दिया गया बांदा की पुलिस को और ये बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया था। लड़की की उस समय जब वो बरामद हुई थी उस समय की फोटोग्राफ ली जाती हैं सील करने के पहले। बांदा पुलिस ने वो फोटोग्राफ मंगवाए और घर वालों को बुला के उनके व्हाट्सएप पर भी भेजे और घर वालों को बुला के उसे शिनाख्त कराने की कोशिश की। और फोटो देखते ही शिवम ने भी, उसके पिता ने भी और बाकी घर वालों ने भी ये पहचान कर ली कि ये फोटो सोनाली की ही है, जिसकी लाश 25 तारीख को हाईवे पर जालौन में हाईवे के किनारे मिली थी। पुलिस ने फौरन
कोशिश की और सीडीआर से जब लोकेशन ट्रेस की तो सोनाली के फ़ोन का अंतिम लोकेशन कानपुर के कृष्णा नगर में ही मिला, जब तक उसका फ़ोन चल रहा था। उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। अगले दिन फिर खुला, जब से उस पर कोई कॉल नहीं थी, लेकिन जो जो इंटरनेट की एक्टिविटी थी, उससे लग रहा था, जो घर वाले कह रहे थे कि वो बराबर बात कर रही थी चैट पर। कानपुर पुलिस बांदा पुलिस फौरन कानपुर पहुंची और वहां शेखर शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसको बांदा लेकर आई। भारी भीड़ बांदा थाने के। यहाँ पुलिस वालों ने ये गलती की कि वो पल पल की बात बताते रहे कि हाँ गिरफ्तार हो गया है, पुलिस लेके चल दी है। धीरे धीरे थाने के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब पुलिस उसे गाड़ी से उतार कर थाने के भीतर ले जाने लगी, तभी पुलिस वालों से पब्लिक के लोगों ने, और खासकर उसमें जो सोनाली के परिजन थे, उन लोगों ने उससे उसको छुड़ा लिया और बहुत मारा पीटा। ज़्यादा पुलिस बल का फिर इस्तेमाल करके उसे किसी तरह बचा के थाने पर लाया गया। उसके ऊपर हत्या का केस दर्ज किया गया और उसकी विवेचना शुरू की। लेकिन इस बीच में पुलिस ने उससे ये पूछा कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों उसने इसकी हत्या की है, या क्या हुआ था। उसने ये बताया कि दरअसल ये हत्या 25 तारीख को तब हुई, या ये घटना तब हुई जब 21 तारीख से ही लड़की शेखर शुक्ला को प्रयागराज बुलाने का दबाव बनाती रही। 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, और 25 को उसने इसको फ़ोन किया और ये कहा कि मैं समझ रही हूँ कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हारा और कहीं चक्कर हो गया, जैसे सामान्य बातें जो लड़कियां करती हैं। इस स्थिति में ये बात कही और ये कहा कि बचोगे तुम भी नहीं, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, और सुसाइड नोट में सारी डिटेल विद एविडेंस अपनी पढ़ने वाली मेज पर रख के जा रही हूँ। शेखर शुक्ला ने कहा कि अरे ऐसा नहीं करोगी, तुम क्यों करोगी, फलाना है, मैं यहाँ फंसा हूँ, वहाँ फंसा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा, जैसा लड़के इस तरह के केसेस में किया करते हैं। बातचीत करने के बाद करीब 1 घंटे बाद शेखर शुक्ला ने, उसको डाउट हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बराबर फ़ोन करती थी और तरह तरह की बातें करती थी। उसने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन उसका उठा नहीं। 10 बार फ़ोन मिलाने के बाद जब उसका फ़ोन नहीं उठा, तो शंका हुई शेखर को कि ऐसा तो नहीं है कि वो कह रही थी सुसाइड करने को, और कई दिन से कह रही थी, तो उसने सुसाइड कर लिया हो। वो बांदा से भागकर प्रयागराज आया। देर रात हो गई थी और जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुंचा, कमरा भीतर से सिर्फ भिड़ा हुआ था। उसको धक्का देकर जब दरवाजे को खोला तो देखा सामने सोनाली पंखे से लटकी हुई है। उसके हाथ पैर को छू कर देखा तो वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। नाड़ी पर हाथ लगाकर देखा तो सोनाली मर चुकी थी। घबरा गया, चूंकि उसको सुसाइड नोट का बताया था सोनाली ने, तो देखा कई पन्नों का सुसाइड नोट उसके मेज पे रखा हुआ है। पहले उसको पढ़ा, फिर मोड़ के उसे जेब में डाला, फिर लड़की को लाइट ऑफ की कि बाहर से कोई देखे नहीं। लड़की को उठाया, उस पे पंखे से उतारा, एक चादर में लपेटा, कंधे पे उठाया। सिर उसका बेशक खुला हुआ था कि कोई पूछे तो ये बताया जा सके कि तबीयत खराब है, अस्पताल लेके जा रहा हूँ। अपनी गाड़ी बिल्कुल बाहर लगाई, जल्दी से उसे ले जाकर अपने गाड़ी में पीछे की सीट पर डाला और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। लाश को कमरे से निकालते और बाहर से ताला बंद कर दिया, ताला भी वहीं रखा हुआ था। लाश को कमरे से गाड़ी तक ले जाते हुए या गाड़ी में रख के उसे बाहर ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा न टोका।
वहाँ से चल के वो सीधे जालौन, बांदा का रहने वाला था, उसे जालौन के रास्तों का पता था। वहाँ से वो सीधे जालौन आया और एक मुफीद जगह देखकर हाईवे के किनारे झाड़ियों में गाड़ी को एकदम झाड़ियों के किनारे लगाकर अपनी सीट से खिसकाकर उसे जंगल उसमें झाड़ियों में फेंक दिया। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाकर उसने गाड़ी अपनी खड़ी की, जेब से सुसाइड नोट निकाला, माचिस से उसको सड़क के काली सरफेस होती है उस पर ले जाकर जलाया और उसके ऊपर बिस्लेरी का पानी जो सामान्य रूप से लोग गाड़ियों में रखते हैं वो पूरा पानी डाल दिया, ताकि जले हुए जो उसके पन्ने हैं, जले हुए जो टुकड़े हैं, वो हवा से आने जाने वाली गाड़ियों से की लगने वाली हवा से इधर उधर न फैलें। फिर वहाँ से भी 20 कदम आगे जाकर वो बहुत देर तक आने जाने वाली गाड़ियों को देखता रहा कि कितनी गाड़ियाँ उस जले हुए पन्नों के ऊपर से गुजरी हैं। फिर वहीं पर हेडलाइट को नीचे करके, जैसे होता है डिपर लगाकर, ये देखने की कोशिश की कि कोई टुकड़ा वहाँ पर बचा है कि नहीं बचा है। जब इत्मीनान हो गया तब वो वहाँ से चला गया। बांदा के जो डीएसपी हैं राजीव प्रताप सिंह, उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि साहब पहले गुमशुदगी लिखी गई थी, फिर गुमशुदगी उसकी पिता की तरफ से लिखी गई थी, भाई उसका उसमें आया हुआ था, डिटेल भाई ने बताई थी। पिता का नाम रवि किरण सिंह था और उन लोगों ने ही पूछताछ में उस समय ये बताया था कि शेखर शुक्ला नाम के युवक से युवती के संबंध थे और वो कानपुर में तो 3 साल उससे मिलता जुलता ही था, उसके प्रयागराज जाने के बाद भी उससे मिलता जुलता रहा है। बांदा पुलिस ने पूरे मामले में फिर हत्या की एफआईआर लिखी और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सबूतों को मिटाने में, शव के साथ छेड़छाड़ करने में, इन्हीं सब आरोपों में और हत्या के लिए उकसाने में, इसमें उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना मैंने बहुत बार बताया होगा किस्सा गोई के तमाम एपिसोड्स में कि अपराध की घटनाओं का जब मैं जिक्र करता था तो ये करता हूं तो ये बताता हूं कि प्रेम संबंधों में जब तक शादी करने का दबाव नहीं आता तब तक सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी चलता रहता है। दोनों लोगों के बीच बड़े मधुर संबंध होते हैं और किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। और जब बात इस पर पहुंचती है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है कि अब बहुत हो गया, अब शादी करो, चाहे ये बात लड़का कहे और चाहे ये बात लड़की कहे कि अब बहुत हो गया, अब शादी करो, और बार बार फिर ये बात रिपीट होने लगे। लड़का तब कहेगा जब वो बेतहाशा पैसा खर्च कर चुका होगा और उसको ये लगने लगता हो कि अब लड़की इतना सब कुछ शॉपिंग के जरिए, पैसों के जरिए सब कुछ हमसे प्राप्त करने के बाद कहीं और जरूर इसका कुछ चक्कर चल रहा है, ये इग्नोर भी कर रही है और दूरी भी बना रही है। तब लड़का ये दबाव बनाएगा कि अब बहुत हो चुका, अब शादी करो। और लड़की तब ये कहती है जब उसका सब कुछ लुट जाता है और उसे लगता है कि लड़का दूरी बना रहा है या वो इग्नोर कर रहा है, चाहे इसका कारण जो उसकी समझ में आ रहा हो लड़की के कि दूसरी जगह कहीं इंगेज हो गया है, या फिर उसका मान मर्दन करने के बाद अब उसे मुझसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं रह गई हो, इसकी शंका हो जाए। दोनों को इस तरह की शंका भी हो सकती है, या तो वो महसूस करने लगे कि दूर हो रहे हैं, या फिर ये शंका होने लगे कि दूर हो रहे हैं, हो रही हैं,
या इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं। जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, आप मान के चलिए दोनों में से किसी एक की जान जानी तय है। जब जब ऐसा हुआ, दोनों में से किसी की जान जरूर गई है। और जैसे ही दोनों में से किसी को ये लगने लगता है कि अब ये गले पड़ने वाला है या अब ये गले पड़ने वाली है, तो बस या तो लड़के को या लड़की को रास्ते से हटाने का इंतजाम शुरू कर देंगे या खुद अपनी जान दे देंगे, लेकिन जान जानी तय है। क्योंकि इस घटना में भी लड़की को शायद ये लगने लगा हो कि लड़का अब अवॉइड कर रहा है। 21 से 25 हो गई, वैसे तो भाग भाग के खुद चला आता था, लेकिन 21 से 25 हो गई। बार बार बुलाने के बाद भी वो भांति भांति के बहाने कर रहा है, अवॉइड कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। नेचुरली उसके घर में लड़कियों का हॉस्टल है और लड़कियां मिल गई होंगी। शंका करने का न तो कोई आधार होता है और न उसका स्कोप लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड स्कोप है। उसको ये शंका होने लगी कि ये इग्नोर कर रहा है या फिर इसका कहीं और चक्कर हो गया है। तभी वो दबाव बनाने लगी कि अब कि आ जाओ, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। और ज्यादा दबाव बनाने के लिए कई दिन इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आया, तो उसने आत्महत्या की बात करनी शुरू की। तब भी नहीं आया। तब उसने 25 तारीख को ये बताया, बल्कि उसको वीडियो कॉल पर दिखाया कि देखो ये 10 पन्ने का 8 पन्ने का मैंने सुसाइड नोट भी बना लिया है और उसको इसी टेबल पे रखूंगी और तब आत्महत्या करूंगी। पुलिस आएगी, सुसाइड नोट देखेगी, तुम भी बच नहीं पाओगे। उसको लगा कि शायद अब आ जाएगा, लेकिन वो तब भी नहीं आया। और तब उसने गले में फंदा लगा लिया, उसको चैट करके बताया कि अब मैंने फंदा लगा लिया है, अब मैं बिल्कुल फांसी पर झूलने जा रही हूं। उसने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। थोड़ी देर में उसको लगा कि अब देखें क्या कर रही है, क्योंकि इस तरह के संबंधों में ये लगता है कि अरे ये कैसे करेगी, क्यों कर लेगी, कभी नहीं करेगी, दबाव बना रही है। तो एक आध घंटे बाद फोन खोल के उसने देखा कोई मैसेज नहीं है। फिर उसने कॉल किया, फोन नहीं उठा। बार बार कॉल किया, तब भी फोन नहीं उठा। उसको लगा कि लगता है इसने सुसाइड कर लिया और अगर पुलिस आएगी तो मैं जेल चला जाऊंगा। वो फौरन भागकर प्रयागराज आया। तब तक लड़की अपनी जान दे चुकी थी, फांसी के फंदे पर लटक चुकी थी। उसने सबसे पहले जहां उसने बताया था देखा, वो सुसाइड नोट रखा हुआ है। उसने सुसाइड नोट, उसे ढूंढने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा था कि मेरी टेबल पे देखो मैंने बना के रख दिया है। सुसाइड नोट उसने उठाया, पढ़ा और मोड़ के जेब में रख लिया। और उसे तभी ये लगने लगा कि अब मेरा जेल जाना तय है अगर पुलिस यहाँ आ जाएगी। इसीलिए उसने उसकी बॉडी को गाड़ी में रखा, जालौन में लाश फेंकी और सुसाइड नोट को जलाकर सड़क पर रखने के बाद उस पर बिस्लेरी से पानी डाल दिया कि इतना खराब हो जाए सुसाइड नोट का वो जला हुआ भाग भी, कि अगर एक टुकड़ा भी पुलिस को मिल गया तो पुलिस उससे रिकंस्ट्रक्ट करेगी, उसे एविडेंस की तरह इस्तेमाल करेगी और यही एक एविडेंस होगा जो मेरे खिलाफ जाने वाला है। सुसाइड नोट को सड़क पर जलाया, उसके ऊपर से फिर तुरंत बिस्लेरी का पानी डाला जलाने के बाद, और फिर वहां वेट किया आधे पौन घंटे तक। ये देखा कि दसियों गाड़ियां जब उसके ऊपर से गुजर गईं तो उसे लगा कि छोटा थोड़ा थोड़ा भाग चिपक चिपक कर टायरों में अलग अलग दिशा में चला गया। खुद उसने गाड़ी पर बैठे बैठे ही देखा कि वहां कुछ नहीं बचा है। तब वो भागकर बांधा आया और उसको लगा कि अब पुलिस को एक भी टुकड़ा पुलिस के हाथ नहीं आएगा और मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो कभी नहीं मिलेगा।
और फिर वहां से वो वापस बांदा आ गया। अगर कोई भी जोड़ा इस तरह के प्रेम संबंधों में है, कोई भी का मतलब कोई भी, उम्र का मतलब कोई भी उम्र का जोड़ा अगर इस तरह के प्रेम संबंधों में है, तो पहला तो जो आइडियल कंडीशन है या जो होना चाहिए कि वो इस संबंध को ईमानदारी से निभाए, उसे निभाना चाहिए ईमानदारी से अगर इस तरह के संबंध में है। और अगर उसे लेश मात्र भी शंका हुई, किसी को भी, लड़का को या लड़की को लेश मात्र की शंका हुई, या फिर कोई डेविएशन उसको समझ में आया, दिखाई दिया, या फिर उसके थर्ड सेंस ने उसको महसूस किया, जरा सा भी डेविएशन, उसी वक्त उसे अलग हो जाना चाहिए ऐसे संबंधों से। संबंध को तोड़ के अलग आप हो जाइए, क्योंकि शंका और डेविएशन के बाद भी अगर आप इस संबंध को लंबा खींचेंगे तो आप ये समझ लें कि इसमें किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। जैसे ही दोनों में से किसी को महसूस हो कि ये इसमें कुछ न कुछ गलत हो रहा है, शंका हो रही है, लेश मात्र भी शंका हो रही है, फौरन नमस्कार, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन अगर आप इस संबंध को खींचने की कोशिश करेंगे तो जान जानी तय है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।